हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में अगर बात करें तो संभावना बोलेंगे या फिर हम प्रायिकता बोलेंगे। ठीक है। दो जो वर्ड आपको जनरली दिखेगा क्वेश्चंस में वो होगा प्रायिकता। तो ये होता क्या है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ये आपका एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में पहले नहीं पूछा जाता था, अभी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन में रिसेंटली से ऐड किया गया है। तो एसएससी के लिए भी पढ़ना है आपको, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, होता क्या है बेसिकली, इट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। दिस गिव्स अस प्रोबेबिलिटी। एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये होता क्या है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं छोटा सा आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी समझने से पहले आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को अच्छे से समझना जरूरी होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पेड क्लासेस में यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि चीजें आप अच्छे से करें, क्योंकि हर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऐड किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने परम्यूटेशन, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें r प्लेसेस पे हमें अरेंज करना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था npr होता है। npr का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, जब हमें ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होता है तो हम कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, 10 लोग हैं। ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं एक क्रिकेट टीम में मेरे पास क्या है, 17 लोग हैं, और खेलने के लिए तो मुझे 11 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 17 में से किन्हीं 11 लोगों को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो कॉम्बिनेशन हमें बताता है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें अरेंजमेंट हमें बस देखना होता है कि किस तरीके से हम चूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 17C11 का मतलब क्या होगा, जनरली जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो है एनसीआर, जो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं 17C11 लिखता हूं, इसका मतलब है 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू में 17 माइनस 11 फैक्टोरियल। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, किसमें, कॉम्बिनेशन में। इन्हें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अब बार बार डिटेल में नहीं जाऊंगा। सीधा हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। पासा देखा है सबने, बचपन में लूडो खेली है। ठीक है। या महाभारत देखी हो, हाँ भांजे अब की बार छक्का एंड ऑल, इस तरह के डायलॉग्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं डाइस, एक पासा, इसमें क्या होता है, हमारे पास 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं एक क्यूब के ऊपर। ठीक है। हम उसे थ्रो करते हैं। तो अगर मैं इसे थ्रो करूंगा डाइस को, तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं। आप कहेंगे सर, या तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, या फिर हमारे पास 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। अगर मैंने डाइस को थ्रो करा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कोई वैल्यू आएगी। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हमारे पास जो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को अगर मैं एस से डिनोट कर दूं, तो ये मेरा कहलाता है सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। ये सारी क्या है, मेरी आउटकम्स हैं जो आ सकती हैं इसके ऊपर। अगर मैं कहूं कि भैया अगर मैंने पासा फेंका, 2 आने के कितने चांसेस रहेंगे, 2 नंबर अपीयर होने के? आप कहेंगे सर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कुछ भी आ सकता है, मुझे तो नहीं पता क्या आएगा। अगर 2 की बात करूं, 2 क्या है, एक इवेंट है इन 6 इवेंट में से, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ये होगी मेरे पास एक चांसेस है 2 आने के, कितने में से, 6 में से, तो 1/6। ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछता कितने परसेंट चांस है कि भैया अगर मैंने पासा डाला तो उसमें मेरे पास 1 आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये जो 1/6 लिखा है इनटू में 100% कर देंगे, और मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 2/3%। जनरली जब हम प्रोबेबिलिटी में खेल रहे होते हैं तो हम फ्रैक्शन ही यूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब 1/6 का क्या है, अगर 6 इवेंट हैं तो 6 में से एक इवेंट पे आप सक्सेस होंगे, या 6 बार की में अगर 6 बार पैसा डाला गया तो ये चांसेस है कि आप एक बार की में वहां पे सक्सेसफुल होंगे। जो कैसीनोज हैं, जो जितने भी आप बाकी सारी चीजें देखते हैं, जैसे कैसीनो में आपने देखा होगा गोल गोल घूमने वाला होता है, आप एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कुछ बॉल वगैरह डालते हैं। ठीक है। अगर आपका नंबर जो आपने सेलेक्ट किया उस पर जाके बॉल रुक गई तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, अगर उस पर जाके बॉल नहीं रुकी तो आपका सारा पैसा चला जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सारी जगह काम कर रही है। ठीक है। तो जो लोग गेम खिला रहे हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमेशा वही जीतते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में ज्यादा होती है।
क्या ये चीज समझ में आ गई? तो मैंने कहा अगर मैंने पासा फेंका तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, अगर मुझे 2 चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये एक इवेंट है इन 6 इवेंट में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। क्या ये चीज समझ आई? जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे सारे इवेंट्स क्या होने चाहिए, लाइकली होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास एक आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या 2 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता कि भैया एग्जाम का एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, कहां पे प्रोबेबिलिटी अच्छे से काम नहीं करती। मान लो हमारे पास क्या है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए 20 लाख लोगों ने क्या करा, फॉर्म भरा। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? मान लो वैकेंसीज है हमारे पास 20,000, तो मैं आपसे पूछूं सिलेक्शन का रेट क्या होगा? आप कहेंगे सर 20,000 बच्चे, 20,000 वैकेंसी है, 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो हम 20,000 से डिवाइड कर देंगे 20 लाख को, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/100 आ जाएगा। मतलब अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 100 में से एक बच्चों का सिलेक्शन होगा। लेकिन यहां पे एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि सारे बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसा हम ऐसे रैंडमली किसी को पिक नहीं कर रहे। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा क्या करेगा, मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो ये मेहनत के बेसिस पे है, रैंडमली किसी को नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेगा, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी इसलिए काम नहीं करती। ठीक है, ये नहीं है कि आपका जो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 100 में से आप एक ही सिलेक्ट होंगे। भैया तैयारी करने वाले बहुत लिमिटेड लोग होंगे, उनमें से आप सिलेक्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सभी बच्चे हैं उनके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन आर नॉट इक्वल, देयर बैकग्राउंड्स आर डिफरेंट, देयर प्रिपरेशन लेवल इज डिफरेंट। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूं, मैं एक पासे को फेंकता हूं, यहाँ पे सारे आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है, बराबर है। एक आने की भी 1/6 होगी, 2 आने की भी 1/6 होगी, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6। क्या ये चीज समझ आ गई? आप भी, मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जिसे एक बार बस समझ लेना। ठीक है, इसी एग्जांपल को यूज करते हुए मैं सारी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, उसके बाद हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, probability of an event for a finite sample space with equally likely outcomes, probability of an event E is NE डिवाइडेड बाय NS। अब ये क्या है, मैंने अभी एक डाइस थ्रो किया था, मैंने इसका सैंपल स्पेस बनाया था, मैंने कहा था सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या है जो मैं चाहता हूं लाना, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वो मेरा क्या था, एक इवेंट था। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी 4 आने की भी एक इवेंट है, 5 आने की भी और 6 आने की भी इवेंट है। मेरा इवेंट कुछ भी हो सकता है, मैं इवेंट ये भी कह सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2। तो उस केस में मेरा इवेंट क्या हो जाता, आप कहते हैं सर उस केस में जो मेरा इवेंट्स होते हैं ना, वो होते 2 से ज्यादा वाले, सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे यहां पे। तो मेरे पास 3 होता, 4 होता, 5 होता और 6 होता, ये मेरे क्या होते, इवेंट्स होते। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, अगर मुझे क्या चाहिए, 2 से ज्यादा कोई नंबर चाहिए, पासा फेंका गया, तो आप कहेंगे सर 4 आपके फेवर में, टोटल 6 आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 हो जाएगा मेरे पास। नंबर ऑफ इवेंट्स जो फेवरेबल है मेरे 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो ये होगी 2/3। क्या ये चीज समझ आ गई? तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पे नंबर ऑफ इवेंट्स कि कितने मेरे पास इवेंट्स पॉसिबल है इसके अंदर, एंड डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस में मेरे कितने इवेंट्स हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये मेरे 6 के 6 टोटल आउटकम्स हैं, और यहाँ पे एन में हमने फेवरेबल आउटकम्स देखे अपने कितने हैं, 4 हैं। आगे मूव करता हूं मैं इस क्वेश्चन के इसमें। अब हमारे पास एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, मान लो मैंने क्या करा, एक पासे को फेंक दिया, ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। रैंडमली इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ऐसे मैं 2 पासे फेंक सकता हूं, मैं 3 पासे फेंक सकता हूं, 3 डाइस थ्रो कर सकता हूं एक साथ में। मैं एक डाइस को पहले एक बार फेंका, फिर दूसरी बार फेंका, फिर तीसरी बार, ऐसे फेंक सकता हूं। मेरे पास अगर सिक्का हो तो मैं एक पहले सिक्का उछाल सकता हूं, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है रैंडम। ठीक है, हमें नहीं पता उसका फाइनल आउटकम क्या निकलेगा। ठीक है, आउटकम क्या होता है, परिणाम।
मान लो मैंने एक सिक्का फेंका तो मेरे पास ये वन मतलब एक डाइस थ्रो किया, 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके आउटकम्स हैं, ये कुछ भी इनमें से आ सकता है। ठीक है, सैंपल स्पेस की बात करूं, ये सारे के सारे को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो सैंपल स्पेस ये बताता है कौन कौन सी वैल्यू एक्चुअली में आ सकती है। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमारे सारे सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। ठीक है, इवेंट एंड इट्स टाइप्स, कितने तरह के इवेंट्स होंगे हमारे, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। ठीक है, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट की बात करो, असंभव इवेंट की बात करो, असंभव घटना की बात करूं, मान लो मैंने एक पासा फेंका, उसमें 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी बताओ 7 आने की, तो आप कहेंगे सर 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे मेरे पास NE कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है 0, क्योंकि 7 कभी आ नहीं सकता, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अगर 0 हो गए तो मेरे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट ये क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, तो ये होगा 0। तो हमारे पास क्या होता है, ये इम्पॉसिबल इवेंट के केस में हम ये होता है नल, 0, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, और इसे हम डिनोट करते हैं 5 से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जो श्योर हो। ठीक है, अगर मैंने पासा फेंका, मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर, अगर मैंने पासा फेंका और प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक प्राकृतिक संख्या पाने की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इनमें से कोई आने वाला है, तो ये क्या होगा, एक श्योर इवेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे मेरे पास जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के, तो ये होगा 6 भाग 6, ये आ जाएगा 1। तो श्योर इवेंट में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1 रहती है। अब या तो कोई इवेंट मेरा क्या होगा, श्योर होगा, या फिर मेरे पास इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, या फिर उनके बीच में कहीं चल रहा होगा। तो मैं अगर रेंज की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये क्या होगा मेरा, या तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा, या फिर ये 0 या 0 से 1 या 1 से छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी मेरी इसी रेंज में कहीं रहेगी, कभी भी 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दिखेगी, कभी 0 से कम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 1 का मतलब क्या है कि ये इवेंट 100% होगा, 0 का मतलब क्या है, ये इवेंट कभी नहीं होगा, और बीच में कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें इवेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, एंड ऑल। एक होता है मेरे पास सिंपल इवेंट और एक होता है मेरे पास कंपाउंड इवेंट, सरल घटना, मिश्र घटना। अब ये क्या है, सिंपल इवेंट का मतलब क्या है, ऐसा इवेंट मेरे पास जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ये क्या होगा, एक ही केस बन रहा है मेरे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सिंगल केस बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सिंगल केस बनेगा। ये हो गए मेरे क्या, सिंपल इवेंट। जो सैंपल स्पेस है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो वो सिंपल एलिमेंट का सिंपल मेरे पास इवेंट कहलाएगा। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, उस इवेंट, वो इवेंट जिसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल हो। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 में कितने आ जाएंगे, 3 4 5 6 4 आउटकम्स आ गए। तो अगर एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट हो जाएगा, मिश्र घटना हो जाएगी। क्या ये चीज सबको समझ आ गई, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही कभी पूछे। ठीक है, बस एक बार पता होनी चाहिए टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे वो रैंडम होगा। उसकी दो कंडीशंस यहां पे रखी हुई हैं कि इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, एक से ज्यादा तो पॉसिबल आउटकम होना चाहिए ना, तभी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मान लो अगर आप कोई ऐसा इवेंट करते हो, मान लो मैंने एक सिक्का भी उछाला। ठीक है, मैंने क्या करा, एक कॉइन को उछाला, या तो हेड आएगा हमारे पास या फिर टेल आएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज होती जिसमें सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी होती तो वही होता हर बार। ठीक है, तो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, रैंडम रिजल्ट्स तभी पॉसिबल हैं जब इसके पास मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम हो, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो आप रूम में जा रहे हो, ठीक है, रूम की लाइट क्या होगी, या तो खुली होगी या बंद होगी, तो दो इवेंट है। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि हम जा रहे हैं रूम के अंदर, पता नहीं लाइट खुली है या नहीं खुली है। ठीक है, दूसरा क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। हमें पहले से नहीं पता, मैंने सिक्का उछाला, मुझे नहीं पता हेड आएगा टेल आएगा, मैंने डाइस को फेंका, मुझे नहीं पता 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा या 6 आएगा। तो हमारे पास दो चीजें, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहलाया जाएगा जब उसके अंदर एक से ज्यादा इवेंट हो और साथ ही साथ हमें उसका आउटकम पहले से ना पता हो। चलूं क्या मैं आगे, एक है हमारे पास आउटकम, आउटकम तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। ठीक है,
अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज आउटकम। मैंने क्या करा, एक सिक्के को उछाला, मैंने कहा या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो एक इवेंट है मेरा हेड, एक आउटकम है हेड आना, एक आउटकम है टेल्स आना। तो मेरे पास क्या होगा, जो भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो मेरा क्या होगा, एक आउटकम होगा। ठीक है, अगर एक सैंपल स्पेस की बात करूं, जब मैंने एक डाइस को उछाला था तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे नंबर्स आ रखते थे। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ आउटकम्स हैं, जो सारे आउटकम्स पॉसिबल थे वो सारे के सारे आउटकम्स यहाँ पे लिखे गए हैं। हर एक आउटकम को हम एक सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये 1 क्या होगा, मेरा एक सैंपल पॉइंट होगा, 2 क्या होगा, सैंपल पॉइंट, 3 क्या होगा, सैंपल पॉइंट। ये सारे के सारे आउटकम्स हैं मेरे पास जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा, और हर एक आउटकम को हम एक सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा कुछ रटने वाला कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, सिंपल इवेंट वो होगा, ठीक है, जिसमें एक सिंगल इवेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं जिसमें एक सिंगल सैंपल पॉइंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपाउंड इवेंट की, उसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा आउटकम्स होंगे। अब हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एवरी इवेंट ए देयर corresponds अनदर इवेंट ए डैश called the complementary event to A, it is also called the event not A। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा यहां पे, मैंने एक डाइस को उछाला, ठीक है, उसका सैंपल स्पेस अगर मैं बनाऊं, तो मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2। ठीक है, 2 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक नंबर जो मेरा है। आप कहेंगे सर इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा मेरे पास 3 4 5 6 बनेगा। अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग मोर देन 2 निकालूं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग मोर देन 2, इसे मैं ऐसे डिनोट करूंगा, तो आप कहेंगे सर 2 से ज्यादा नहीं लेना, तो 2 लेंगे या फिर उससे कम लेंगे। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट, इन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता पहले केस में, तो आप कहते हैं सर 4 पॉसिबल आउटकम्स थे टोटल 6 में से, और अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट है, तो बचे हुए इवेंट्स कितने होंगे, 4 इधर थे तो इधर ऑब्वियसली 2 बचे होंगे, तो 2 भाग 6। ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो 6/6, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, या तो कोई काम होगा या फिर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया जाए तो वो हमेशा मेरे पास क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि कोई ना कोई केस यहाँ पे आपका सेटिस्फाई करेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो अगर हमारे पास कोई भी एक इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए है, तो उसे उस इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए डैश होगी, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हमेशा क्या आएगा, 1। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ 3 आने की क्या होगी, तो आपने कहा 3 तो सर एक सिंगल सैंपल पॉइंट है इस पूरे सैंपल स्पेस का, तो ये 1/6 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 ना आए तो क्या आ सकता है, 1 2 4 5 6, तो ये होगी 5/6, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर लेता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 निकालना था, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 निकाला 1/6, तो 1 में से 1/6 को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है भाई? चलें आगे, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, इन जनरल 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द occurrence ऑफ वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द occurrence ऑफ द अदर इवेंट। ठीक है, दैट इज दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, 2 इवेंट साथ में जो नहीं हो सकते उन्हें हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पे मेरे पास यही सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, और मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर निकाल रहा हूं, तो क्या ये बिल्कुल डिफरेंट होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर से, क्योंकि ओड और इवन नंबर कभी भी कॉमन नहीं होते, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो ये क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्या ये चीज समझ आ गई? ऐसे अगर मैं बात करता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, या तो कोई नंबर मेरा प्राइम होता है या फिर कंपोजिट होता है या फिर 1 होता है। प्राइम क्या होंगे और कंपोजिट नंबर क्या होंगे, आपस में
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है, ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। इसी के साथ एक और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में निकालना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन। वन क्या है? वन होता है हमारे पास यहाँ पे ना कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। ठीक है, जरूरी नहीं है दो ही इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तीन इवेंट भी मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। क्या ये चीज समझ आ गई? अगले केस पे बढ़ते हैं। अगर इस केस में मैं दिखाता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, जैसे यहां पे लिखा था, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? दो है, तीन है, पांच है। कंपोजिट नंबर कौन से हैं? चार होगा आपका और यहाँ पे छह होगा इसमें। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये मेरे पास क्या होगा? फॉर गेटिंग वन, तो ये वन होगा मेरे पास। चले आगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका 1/6 आ जाएगा, इसका 3/6 डेट इज 1/2 आएगा, और इसका मैं निकालूंगा तो 2/6 डेट इज 1/3 आएगा। अब मेरे पास कहता है E1, E2, E3, ऐसे अगर मैं En तक इवेंट्स ले लूं, E1, E2, E3, जो ये इवेंट्स हैं ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे, निशेष घटनाएं कहलाएंगी। अगर इनमें से एक ना एक इवेंट नेसेसरी होगा जब भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए। इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने एक डाइस को ही थ्रो किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, मैंने कुछ इवेंट्स बना लिए। मैंने कहा पहला इवेंट मेरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, या फिर इवेंट की बात करूं, गेटिंग एन ओड नंबर। मैंने कहा इवेंट 2 है मेरा गेटिंग एन इवन नंबर। ये दोनों मेरे पास जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं ही, क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं? या तो जब मैं डाइस को फेंकूंगा या तो इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा। अगर इवन और E2 का सम कर दूं तो क्या सारे के सारे मेरे इवेंट्स निकल के आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये दोनों क्या होंगे? मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहता हूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर मैंने एक इवेंट का नाम दिया इवेंट 1, ये क्या है? इसे हम नाम दे देते हैं गेटिंग अ नंबर मोर देन 1। इवेंट 2 को नाम दे दिया गेटिंग 1। ठीक है, 1 मिले, ये इवेंट 2 है। मेरे पास इवेंट 1 है कि एक नंबर जो भी आए मेरा वो 1 से बड़ा हो, तो सारे कवर होंगे ना। एक पहले में ये कवर हो गया, सॉरी पहले में ये पांचों कवर होंगे, दूसरे में 1 कवर होगा, तो ये क्या हो गए? मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये कुछ डिस्कशन है, ये हम जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसी में। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी पे सवाल बनते हैं, अब बेसिक चीजें आपको समझ आ गई है, अब हम सवाल पे मूव कर रहे हैं। किस किस तरह के सवाल बनेंगे हमारे पास? कॉइन से रिलेटेड सवाल बनते हैं, डाइस से रिलेटेड सवाल बनते हैं, कार्ड से रिलेटेड सवाल बनते हैं, डिफरेंट कलर की बॉल्स दे देंगे उससे रिलेटेड सवाल बनेंगे, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट हम यूज करते हैं। नॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितना भी मैंने पढ़ाया उन सब पे सवाल बनाया जा सकता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, वो तो आपको अच्छे से करना है, उनके सारे सवाल मैं दोबारा प्रोबेबिलिटी में नहीं कराऊंगा सेम चीज। ठीक है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड कोई सवाल बनाया जा सकता है प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम में बेस्ड क्या हो जाएगा? आपको कह देगा 1 से लेकर 50 तक नंबर है, आप बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक प्राइम नंबर पाने की, आप बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक कंपोजिट नंबर पाने की। ठीक है, आपको कह देगा 1 से लेकर 500 तक के नंबर है मेरे पास, आप बता दो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उन नंबर्स को पाने की जो 3 से भी विभाजित हों और 7 से भी विभाजित हों। ठीक है, कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पे बेस्ड कोई भी सवाल बनेगा। सेट थ्योरी पे बेस्ड सवाल बन सकता है, जो कि मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था ये दोबारा से। ठीक है, और डेली लाइफ पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी तो हर जगह लगता ही है, तो डेली बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनर बना सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको माइंड खुला रखोगे तो क्वेश्चन होंगे, या माइंड खुला नहीं रखोगे तो नहीं होंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी है इंडिपेंडेंट इवेंट, उसके बारे में समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है वो समझो। मेरे पास क्या है? एक सिक्का है, मेरे पास क्या है? एक कॉइन है, कॉइन 1, और मेरे पास एक और सिक्का है कॉइन 2। मैंने इसे उछाला, क्या आएगा? या तो आप कहेंगे सर हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कॉइन 1 को जब मैं उछालूंगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा।
क्या कॉइन 1 से कॉइन 2 का कोई भी लेना देना है? अगर मैं कॉइन 2 को भी उछालता हूं तो क्या इसके आउटकम पे इसका इवेंट चेंज होगा? नहीं होगा। इन दोनों में आपस में कोई भी लिंक नहीं है। तो मैं कहूंगा कॉइन 1 में हेड आए या टेल आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, कॉइन 2 में भी मेरे पास सिमिलर क्या होगा, या तो इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये जो इवेंट है जिनका पहले इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या होंगे? मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। क्या ये चीज समझ आई? ठीक है, मान लो आप हो और आपका एक फ्रेंड है, आपने मैथ्स में करा 60% स्कोर, आपका फ्रेंड मैथ में कितना स्कोर करेगा? क्या इसका कोई लेना देना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो मैथ में? नहीं है। तो ये क्या हो गए? हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। अभी फिर डेफिनेशन याद रखो, इसका काम बाद में पड़ेगा क्वेश्चंस में, तो हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या करा, एक कॉइन 1 उछाला और कॉइन 2 उछाला, आप क्या बता सकते हैं सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरा? आप कहेंगे जब दो सिक्के उछाले तो ऐसा हो सकता है। देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहाँ पे भी हेड आएगा या टेल आएगा। अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट मान लो कि मैंने एक एक करके दो सिक्के उछाले हैं, तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है, क्या क्या आउटकम आएंगे दोनों के मिला के। तो आप कहेंगे सर सैंपल स्पेस में मैं मान लेता हूं पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में क्या आ सकता है? अगर पहले वाले में हेड मैंने चूज करा, ये हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो दूसरे वाले में पहले मैंने हेड लिया, अब पहले वाले में फिर से हेड लिया, दूसरे वाले में टेल ले लिया। ऐसा हो सकता है मेरे पास दोनों में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए। अगर मैं पहले वाले में टेल को कंसीडर करता हूं तो अगेन मेरे पास क्या होगा? दो केसेस बनेंगे। मैं कहूंगा यहाँ पे ये टेल है तो इसमें हेड आ सकता है और यहाँ पे ये टेल आ सकता है इसके साथ। तो मेरे पास क्या बना? मेरे पास ये टेल और हेड बना और यहाँ पे मेरे पास टेल और टेल बना। क्या ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो मेरे पास कितना सैंपल स्पेस बना? यहाँ पे 4 बना, 4 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं, इन चारों में से कोई ना कोई आउटकम आएगी। ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे तो टोटल 4 आउटकम्स मेरे पास बनेंगी। अब ये तो मैंने आपको किससे बताया? बेसिक से बताया। क्या मैं परम्यूटेशन भी लगा सकता हूँ? यहाँ पे लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर मेरे पास क्या होगा जब मैं एक सिक्के को उछालूंगा, कितनी जगह आएगी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या मेरे पास सिर्फ एक स्पेस होगा? या तो हेड या फिर टेल। ठीक है, कॉइन 2 उछालूंगा, फिर से मेरे पास एक स्पेस है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कितने केसेस बनेंगे? टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? क्या डायरेक्टली बता सकते हैं? आप बता सकते हैं। आप कहोगे सर देखो यहां पे मेरे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो चीजें हैं, दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक। अगर यहां पे बात करूं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कहूंगा यहां पे क्या है, मेरे पास हेड है, यहां पे मेरे पास टेल है। तो आप फिर से कहेंगे कि सर यहां पे भी क्या होंगे? दो इवेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दोनों को साथ में मैं मर्ज करके देख रहा हूं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक देख रहा हूं, तो आप कहेंगे सर दो केसेस यहां पे पॉसिबल थे, दो केसेस मेरे यहां पे पॉसिबल है, परम्यूटेशंस निकालूंगा तो 2 × 2 4। तो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे? आप कहेंगे सर आपके पास बनेंगे 4 केसेस। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? परम्यूटेशन का गेम समझ में आ गया? यहाँ पे यूज करना है तो कैसे करेंगे? मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने क्या करा, एक डाइस को उछाला और मैंने क्या करा, एक कॉइन को उछाला। क्या आप बता सकते हैं कितने केसेस बनेंगे मेरे पास? टोटल कितने केसेस बनेंगे? आप कहेंगे सर जब मैं डाइस को उछालूंगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब मैं कॉइन जब मैंने डाइस को उछाला तो मेरे पास 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से कुछ आएगा। जब मैं कॉइन को उछालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर टोटल केसेस में गिनने लग जाऊं तो आप हेड से स्टार्ट करेंगे। सर कहेंगे या तो मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, 1 के साथ मेरे पास हेड हो, 2 के साथ हेड हो, 3 के साथ हेड आ जाए, इसमें चौथा नंबर आ जाए, उधर मेरे पास हेड आ जाए, इधर 5वां नंबर यहाँ पे हेड आ जाए, यहाँ पे 6ठा नंबर यहाँ पे हेड आ जाए। या फिर ये होगा मेरे पास वहां पे टेल आ जाए, 1 के साथ टेल, 2 के साथ टेल, 3 के साथ टेल, 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल और 6 के साथ टेल। कितने केसेस हो गए टोटल? क्या मेरे पास यहाँ पे 12 केसेस निकल के आए? फटाफट से बताओ, क्या मेरे पास 12 केसेस बनेंगे? इसी चीज को अगर मैं परम्यूटेशन के नजरिए से देखता तो मैं कहता मेरे पास एक इवेंट है, जब मैं डाइस उछालूंगा तो इन 6 में से कोई भी एक चीज आएगी। तो यहाँ पे कितनी चीजें पॉसिबल है? एक स्पेस है मेरे पास, क्योंकि एक आउटकम मुझे रिकॉर्ड करना है। कितने हैं मेरे पास? 6 पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, जब मैं कॉइन उछाल रहा हूं, क्योंकि साथ में हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है, डाइस और कॉइन दोनों के आउटकम नोट करनी है। कॉइन की बात करूंगा, मेरे पास एक ही स्पेस में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं। तो टोटल कितने मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा? आप कहेंगे सर टोटल आउटकम्स जो बनेंगे मेरे पास वो होंगे 6 × 2 में 2,
12। क्या परम्यूटेशन लगाना आपको समझ में आ गया? क्या ये चीज क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अब यहां पे फटाफट से हम 2-3 चीजें और देखेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। कहता है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको सैंपल स्पेस बताना है क्या होगा। समझते रहना, मजा आएगा करने में सवाल। फिर एक बार समझ गए तो सारी चीजें। एक कॉइन को उछाला एक बार, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? आप कहेंगे सर मेरे पास एक स्पेस आएगा, कितने दो आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे? दो आउटकम्स होंगे। मैं टोटल आपको साइज बता रहा हूं सैंपल स्पेस का क्या होगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या इवेंट्स बनेंगे, एक एक इवेंट भी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो उस चीज को के लिए, ठीक। अब कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अगर एक सिक्के को मैंने 2 बार उछाला, ठीक है, तो पहले जब मैं उछालूंगा तो उसके हेड या टेल में से कोई एक आउटकम आएगा, ठीक है। फिर जब मैं दोबारा उछालूंगा, क्या पहले वाले उछाले से कोई फर्क पड़ेगा उस पर जब दोबारा उछालूंगा मैं? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा दोबारा जब मैंने उछाला फिर हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज मेरी बन रही थी, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 2 की पावर 2 दैट इज 4। सैंपल स्पेस मेरा होगा 4 आउटकम्स का, या फिर मैं कहूँ 4 सैंपल पॉइंट्स होंगे मेरे पास सैंपल स्पेस के अंदर। अब मैंने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, 3 टाइम उछालूंगा तो मेरे पास क्या होगा? 3 स्पेसिस। पहले उछाला हेड या टेल, 2 चीजें आ सकती हैं। दोबारा उछाला हेड या टेल, फिर दोबारा उछाला हेड या टेल। कितने केसेस बन गए? 2 की पावर 3 डेट इज 8 केसेस बन गए। अगर मैंने कॉइन को उछाला 4 बार तो क्या होगा? 2 की पावर 4 डेट इज 16 केसेस मेरे पास निकल के आएंगे। अब ये केसेस कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, जिससे कि एग्जाम में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ ले तो भी आप बेसिक से कर पाए। क्या ये चीज समझ में आ गई? सैंपल स्पेस तो आप निकाल ही लोगे। चलो मैं अगर आपको यहां पे सवाल दे देता कि मैंने क्या करा, 4 डाइस उछाले एक के बाद एक, कितना सैंपल स्पेस बनेगा? आप कहेंगे सर 4 आउटकम्स आएंगे मेरे पास। पहले में क्या हो सकता है? 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर, तो 6 पॉसिबल वैल्यूज। दूसरे में क्या होगा? इंडिपेंडेंट है, 1 से लेके 6 तक कोई भी वैल्यू, तो 6 केसेस बनेंगे। फिर यहाँ पे भी 6 बनेंगे, फिर यहाँ पे भी, तो क्या होगा? 6 की पावर 4। टोटल जो सैंपल स्पेस होगा मेरा 6 की पावर 4 का होगा, अगर 4 डाइस को मैंने एक साथ उछाल दिया। क्या ये चीज समझ आ गई? चले आगे। अब मैं इसी पे बात करता हूं कि मैंने जब सिक्के उछाले इस तरीके से, जब एक सिक्का उछाला तो आउटकम कितने बनेंगे? 2 सिक्के उछाले, 3 सिक्के उछाले और 4 सिक्के उछाले, सैंपल स्पेस कितना बनेगा? क्या क्या सैंपल स्पेस होगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे, नए पेज पे जाता हूं मैं, 1 कॉइन। अगर एक सिक्का उछालूंगा तो सबको पता है सर सैंपल स्पेस में मेरे पास क्या होगा? या तो हेड होगा या फिर मेरे पास टेल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैंने क्या करा, ध्यान से समझेंगे। 2 कॉइन, 2 कॉइन अगर मैंने एक एक करके उछाले तो मेरे पास अब 2-2 के पेयर बनेंगे, ठीक है। अगर 2-2 के पेयर बनेंगे तो आप फटाफट से बताओ मुझे, ठीक है। पहले में मेरे पास हेड या टेल आएगा, दूसरे में भी मेरे पास हेड या टेल आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं अगर पहले में हेड फिक्स कर देता हूं, ठीक है, पहले के हेड के साथ दूसरे का हेड और दूसरे का टेल। फिर मैंने यहां पे क्या करा, इसका टेल फिक्स करा तो दूसरे का हेड और फिर मेरे पास दूसरे का टेल। क्या कुछ यही सैंपल स्पेस मेरा बनेगा? अभी तक कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने 3 कॉइन टॉस करें तो आप कहेंगे सर हेड टेल पहले में, फिर दूसरे में हेड टेल कुछ आएगा और तीसरे में हेड टेल कुछ आएगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं चार्ट की फॉर्म में, कैसे लिखूंगा? मैंने कहा पहले इसका हेड लिखा, इसका टेल लिखा, फिर मैं दूसरे का हेड लिखूंगा और टेल लिखूंगा, और फिर मैं तीसरे का हेड लिखूंगा और टेल लिखूंगा। अब हम फ्लो वाइज जाएंगे तो कैसे जाएंगे एक एक केस निकालने के लिए, ठीक है। सेम ही सीक्वेंस मेंटेन करना है। मैंने यहां से स्टार्ट करूंगा हेड हेड हेड, सैंपल स्पेस देखते रहो, फिर इसका छोटा तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी। पहले बेसिक समझ लो, हेड हेड हेड। हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन फिक्स करेंगे, लास्ट वाले को चेंज करेंगे। हेड हेड था मेरे पास, यहाँ पे हेड लिया, अब हेड हेड को सेम रखेंगे, हेड हेड। इसके साथ क्या आ सकता था? ये टेल आ सकता था, टेल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मेरे पास इस हेड और इस हेड को दोनों को ले चुका हूं, तो अब मैं पीछे वाले पे मूव करूंगा, इसे चेंज करूंगा हेड टेल, हेड टेल। इसके साथ फिर 2 आउटकम बनेंगे, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, या तो हम ऐसे देखेंगे। फिर अब मेरे पास ये हेड वाले सारे आउटकम्स ले चुका मैं, इससे ये पूरा सैंपल स्पेस कवर कर चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब इस टेल को लूंगा। अब टेल लेने के बाद फिर से क्या होगा, मैं इस टेल के साथ सबसे पहले इस हेड को लूंगा, फिर इसके साथ ये 2 आउटकम बनेंगे, फिर मैं इसके साथ ये लूंगा, फिर ये 2 आउटकम बनेंगे। क्या ऐसे ही चलेगा?
तो मैं कह सकता हूं मेरे पास जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। सिर्फ ये हेड की जगह क्या आ जाएगा, टेल। 4 बार क्या आ जाएगा, टेल। और मेरे पास ये एच टी, सॉरी एच एच, एच टी, फिर मेरे पास टी एच, और मेरे पास क्या होगा, टी टी। क्या ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं है? एक तरीका तो मैंने ये बताया कि आप ऐसे रैंडमली करें इसका, कि मैंने बेसिक से मैंने यहां से हेड रख दिया, मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूं। क्या मेरे पास कोई छोटा तरीका भी है भाई इसे करने का? अब मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। अभी मैंने क्या करा था, यहां से स्टार्ट किया था और मैं यहां पे मूव करता जा रहा था। तो मैं हर बार ये देख रहा था कि मेरे पास ये वाला एक बार हेड आ रहा था, एक बार टेल आ रहा था, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। क्या ऐसे ही चल रहा है जो मेरा थर्ड कोइन है उस पे? क्या एक बार हेड एक बार टेल एक बार हेड एक बार टेल बार बार बदल रहा है? तो मुझे क्या करना है, जो आखिरी वाला है उसमें मैं क्या करूंगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल, क्योंकि मुझे पता था टोटल 8 बनने, तो 8 बार करना है। तो हेड टेल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास। 8 बार मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, हेड हेड। अब एक चीज 2 बार रिपीट होगी, टेल टेल हेड हेड 2 बार, टेल टेल 2 बार। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब यहां पे देखो, हेड एक बार आया फिर टेल बार, ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहा था, फिर हर 2 के बाद रिपीट कर रहा है। अब क्या करेगा, अब 4 के बाद रिपीट करेगा, 4 बार हेड 4 बार टेल। दिस इज माई सैंपल स्पेस डेट आई कैन क्रिएट डायरेक्टली। क्या ये चीज समझ आ गई? कभी बनाना पड़ जाए तो हम ऐसे बना लेंगे। छोटी क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक तो 3 कॉइन्स थे, 3 कॉइन्स तक ठीक है, वैसे भी बना लेते हैं हम बेसिक से। 4 कॉइन आ जाए, 5 कॉइन आ जाए, तो वैसे तो 4 कॉइन और 5 कॉइन का जब क्वेश्चन आएगा, मुझे बिना सैंपल स्पेस लगाए परम्यूटेशन से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं कि अगर 4 कॉइन आ गए तो सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे। आप कहेंगे सर सबसे लास्ट वाला, ऑल्टरनेटिवली चेंज करेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, मैं एक बार शीट थोड़ा सा चेंज करता हूँ पैटर्न, सो डेट राइटिंग ज्यादा गंदी ना हो। चलिए, ये तो बहुत छोटा है, चलो इस वाले में ट्राई करते हैं। मैंने कहा इसके अंदर, पहले मैंने क्या करा, 4 कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, यहां से हेड टेल हेड टेल हेड टेल। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 बनेंगे ना, तो 16 बार लिखना पड़ेगा। 4 8 16 हो गया, 4 4 4 4, ठीक है, 16 बार आ गया मेरा। अभी मैंने ऑल्टरनेटिवली करा था, अब 2 के गैप में, मतलब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब क्या करेंगे, 4 बार एक चीज रिपीट होगी, हेड 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 टेल 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 हेड 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 टेल 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 टेल। अब यहां पे क्या हो गया, 4 बार हो गया, अब 8 बार हेड 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 हेड। क्या ये चीज आपको सबको समझ में आ गई? ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। जो 16 के 16 केसेस बनेंगे वो मेरे ये बनेंगे। एग्जाम में कुछ भी सवाल पूछ सकता है इसमें से, आपसे कह सकता है सर ये केसेस बता दो जिसमें मेरे पास एग्जैक्टली एक बार टेल आए। अगर मुझसे कहे एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, 4 कॉइन्स आर टोस्ट, एक टेल चाहिए मुझे, कितने केस बनेंगे? आप कहेंगे सर ये वाला एक केस आएगा, ठीक है, यहां पे भी एक टेल है, यहां पे 2 आ गए, यहां पे एक टेल है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे एक टेल है, ठीक है, और कोई केस बन रहा है, 3 4 बन गए, और मेरे पास बनना तो चाहिए एक और। एक सेकंड देखते हैं, एग्जैक्टली 1 टेल के हमारे पास ये 4 ही केसेस बन रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, बाकी सब में तो 2 से ज्यादा ही हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास 4 केसेस बने, कितने में, 16 में से, तो 4 भाग 16, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। अगर मुझसे पूछता है एग्जैक्टली 1 टेल बताओ, तो कितना होगा मेरे पास, 1/4। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या ये चीज क्लियर है?
अब इसे मैं इस जरूरी नहीं है मुझे एग्जैक्टली वन टेल निकालना हो तो मैं ऐसे करूं, एक एक करके काउंट करूं, ठीक है। ये बस मैंने सिखा दिया आपको जस्ट इन केस आप फंस जाओ, वरना हम क्या करेंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे भाई। मेरे पास क्या है, यहाँ पे 4 चीजें हैं, ठीक है। 4 आउटकम्स आएंगे, 4 बार उछाल है क्योंकि पहली बार का कोई आउटकम रिकॉर्ड होगा, दूसरी बार का, तीसरी बार का, चौथी बार का। टोटल 16 मेरे पास केसेस बनेंगे, लेकिन जो हमें दिखेगा एक्चुअली में या तो ये पूरा इवेंट हो रहा होगा या पूरा ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अगर मुझे क्या चाहिए, वन टेल चाहिए, क्या चाहिए, वन टेल चाहिए, तो वो कहां पे आएगा भाई, या तो मेरे पास देखो यहां पे टेल आ सकता है, यहां पे तीनों जगह क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेरे पास यहां पे टेल आएगा, या फिर यहां पे आएगा, या फिर यहां पे आएगा, बाकी सारी जगह क्या होगा, हेड होगा। क्या यही केसेस बनेंगे लॉजिकली अगर मैं जाऊं तो? क्या ये चीज सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? मजा आ रहा है करने में? तो 4 ही केसेस बनेंगे, 4 प्लेसेस है, कहीं एक पे मैं एक टेल रखूंगा, तो एग्जैक्टली अगर मुझे वन टेल चाहिए, मैंने कहा एग्जैक्टली वन टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी, 4 केसेस हैं, टोटल केसेस 16 हैं, 1/4। क्या ये चीज समझ आ गई? कोई भी क्वेश्चन बनाए हम कर सकते हैं इस तरीके का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। देखो टेल और हेड में कोई डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं। जो टेल है, जितने केसेस टेल के बनते हैं उतने ही केसेस मेरे हेड के बनेंगे। तो अभी मैंने सोल्व करा था, एग्जैक्टली वन टेल क्या होगा, 4 केसेस बनेंगे 16 में से, तो एग्जैक्टली वन हेड के भी क्या बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे 16 में से। सॉरी, यहां पे तो 3 कॉइन्स हैं, वहां पे तो मैंने 4 वाला कराया था, तो 3 वाले हम कैसे करेंगे? इसमें भी आप कहेंगे सर पहले अगर आप लिखना चाहो पूरा का पूरा लिख सकते हो, मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पे सैंपल स्पेस, ऑल्दो जरूरत नहीं है, बिना इसके भी हम कर सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, एक ऑल्टरनेटिवली, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर मैं लिखूंगा 4 बार हेड, बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको याद हो जाए, साथ के साथ रटना ना पड़े ये, ठीक है। ये मेरे पॉसिबल केसेस बनेंगे। हमसे कहा एग्जैक्टली वन हेड, अगर 3 कॉइन्स तक भी पूछा आप बेसिक से कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं आप। एग्जैक्टली वन हेड की बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक हेड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी एक हेड है, ठीक है, और कहीं है क्या, यहाँ पे 2 हेड है, एक यहाँ पे हेड है, 3। और कोई केस बन रहा है? नहीं बन रहा। तो मेरे पास 3 केसेस बन रहे हैं 8 में से, तो 3/8 में करूंगा, ये आंसर आ गया। और कैसे कर लेता मैं अगर ऐसे 3/8 नहीं निकालता? आप कहते सर 3 प्लेसेस हैं, क्योंकि जो भी आउटकम्स है मेरे 3 स्पेस वाली है। अगर मुझे कितना चाहिए, एग्जैक्टली वन हेड चाहिए, या तो हेड यहाँ पे होगा, या फिर हेड यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा, बाकी जगह यहाँ पे टेल टेल होंगे। तो जो 3 पेयर्स बनेंगे मेरे, वो यही तो बनेंगे, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करे, यही तो 3 है। क्या ये चीज समझ आ रही है? तो मेरे पास 3/8 लॉजिकली सोच के पढ़ते पढ़ते आंसर कर सकते थे कि सर 3 स्पेस हैं, एक जगह फिक्स करेंगे, या तो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो मेरे पास क्या होगा, 3/8 प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली 2 हेड पूछ लेगा तो, या एग्जैक्टली 2 टेल्स भी पूछ सकता था। तो आप कहेंगे सर अगर 2 हेड रखने हैं तो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है, कितने केसेस बनेंगे 2 हेड के? आप कहेंगे सर 2 हेड का मतलब है एग्जैक्टली कितना, वन टेल। क्या मेरे पास, क्योंकि 3 आए हैं मेरे पास, हर बार 3 आउटकम्स हैं, अगर मैं एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात कर रहा हूं, क्या ये मेरा एग्जैक्टली वन टेल को रिप्रेजेंट करता है? 2 हेड होंगे तो एक टेल होगा, और अगर वन टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8 है, तो वन टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 ही होगी ना। सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं हम। लॉजिक अपना हमेशा खुला रखना। एग्जैक्टली 3 हेड्स, भैया 3 हेड कब आएंगे? 3 स्पेस है, तीनों पे अगर आप हेड रख दोगे तभी तो मेरे पास 3 हेड पॉसिबल है, एक ही सिचुएशन है ऐसी। तो आप कहेंगे सर 1/8। मैं सैंपल स्पेस को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूं यहाँ पे लॉजिकली कैसे करना है। नो हेड, मेरे पास एक भी हेड ना हो भाई, नो हेड कब होगा, जब मेरे पास तीनों प्लेसेस पे क्या हो जाएंगे, टेल हो जाएंगे। तीनों प्लेसेस पे टेल कब हो सकते हैं, एक ही सिचुएशन ऐसी है, तो मैं कहूंगा इसका आंसर भी क्या होगा, मेरे पास 1/8 होगा। एग्जैक्टली 3 हेड्स और नो हेड का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली 3 हेड का मतलब है नो टेल, और नो हेड का मतलब है एग्जैक्टली 3 टेल्स। क्लियर है? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो हो यार, ठीक है, या तो एक हेड होगा, या 2 हेड होंगे, या 3 हेड होंगे। क्या एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, या तो मेरे पास एक हेड होगा, या फिर 2 हेड होंगे, या फिर 3 हेड होंगे। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं
कि मेरे पास टोटल केसेस जितने भी हैं मैं उनमें से वो केस हटा दूं जिसमें मेरे पास क्या हो, जीरो हेड हो। मैं कह सकता हूं टोटल केसेस माइनस जीरो हेड। जब मेरे पास जितने टोटल केसेस कितने बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 कॉइन्स को कराए 2 की पावर 3 8 केसेस बनेंगे, और उसमें से क्या होगा, जीरो हेड कब आएगा, मेरे पास एक भी हेड नहीं। जब तीनों टेल हो जाए, तीनों टेल वाली कंडीशन क्या है, वो एक ही केस होगा, तो 8 माइनस 1/8, 7/8। क्या ये चीज क्लियर है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम भाई 2 हेड चाहिए, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तो 2 हेड वाले आप केसेस निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर मेरे पास ये सैंपल स्पेस है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। अगर मुझे 2 हेड चाहिए तो इसका मतलब तो क्या है कि मेरे पास या तो दो हेड हो, एटलीस्ट 2 हेड लिखा है, 2 हेड हो, या फिर मेरे पास 3 हेड हो। 3 हेड वाले कितने केस थे, मेरे पास एक ही केस है। 2 हेड वाले कितने केस हैं एग्जैक्टली अगर आप निकालेंगे, अगर मैंने 2 हेड फिक्स करने हैं तो एक टेल होगा तीसरा, वो टेल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है, तो 3 केसेस वो बनेंगे मेरे पास। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/8 दैट इज 1/2। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने कहा एटलीस्ट 2 हेड्स वाले मेरे पास क्या बनेंगे, 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 8, 1/2 केसेस मेरे, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 2 हेड्स की 1/2 होगी। एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब क्या है, 0 हेड हो तब भी चलेगा, 1 हेड हो तब भी चलेगा, और 2 हेड हो तब भी चलेगा। तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम कितने हेड पॉसिबल हैं, 3 हेड पॉसिबल हैं, 3 हेड वाले को हटा दूंगा टोटल आउटकम्स में से। टोटल जो पॉसिबल थी आउटकम्स उसमें से अगर 3 हेड वाले को हटाया तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी। टोटल आउटकम्स है 8, 3 हेड एक केस में आ रहा था, डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा मेरे पास 7/8, ठीक है। वरना आप ऐसे कर सकते थे, 0 हेड वाले निकालते केस, 1 हेड वाले, 2 हेड वाले ऐड करते अपना आंसर निकालते। तो मैंने कहीं भी सैंपल स्पेस को यूज नहीं किया, बट मैंने आपको समझाया कि इस सैंपल स्पेस से आपको कैसे करना था। चलें क्या हम आगे, कैसे आप बनाने हैं सैंपल स्पेस। कई बार मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तो मे भी आपको यूज करने की जरूरत पड़ जाए अगर आप बेसिक से नहीं सोच पा रहे, ठीक है। तो वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको समझा दिया। अब देखो क्वेश्चन मान लो ऐसा खतरनाक सा आ गया, अ कॉइन इज टॉइस्ड 5 times वन आफ्टर द अदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। मैंने एक सिक्के को उछाला कितनी बार, 5 बार, एक के बाद एक। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 हेड पाने की। खुद से ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, एक सिक्के को उछालूंगा मैं 5 बार तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आप कहेंगे सर 2 की पावर 5 इतने सैंपल स्पेस बनेंगे मेरे, दैट इज 2 की पावर 5 इज 32। टोटल केसेस मेरे पास बनने वाले हैं 32, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है मेरे पास या तो 2 हेड हो, या फिर 3 हेड हो, या फिर 4 हेड हो, या फिर 5 हेड हो, ठीक है। 5 बार उछाला तो 5 हेड सारे आ सकते हैं, ये सारे पॉसिबल हैं। तो ये सारे केसेस किसके बराबर होंगे, क्या आप कह सकते हैं जो मेरे पास टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम में क्या होगा, या तो हेड 0 होंगे, या 1 होंगे, या 2 होंगे, या 5 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। हेड मेरे क्या हो सकते हैं, 0 to 5 जा सकते हैं। तो टोटल जितने भी केसेस हैं मेरे, टोटल आउटकम्स जो है उसमें से अगर मैं जहां पे मेरे पास 0 हेड्स हैं और जहां पे मेरे पास 1 हेड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हटा दूं तो भी टोटल आउटकम मिल जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब मैं बात करता हूं, टोटल आउटकम मेरे पास 32 है, 0 हेड मतलब एक भी हेड ना हो, 5 स्पेसिस हैं, पांचों में अगर टेल 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 और टेल्स में डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 0 हेड मिलेंगे। तो ये तो एक ही केस होगा हमेशा ऐसा कि एक भी हेड ना हो। और मेरे पास दूसरा है 1 हेड, अगर मुझे 1 हेड रखना है तो यहीं पे आप कहेंगे सर हेड या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एटलीस्ट 1 वाले में क्या होता है, एटलीस्ट 1 वाले में जितने भी मेरे पास यहाँ पे स्पेसिस होते हैं, 1 2 3 4 5, जो मेरा एक आउटकम है उसमें 5 चीजें आ रही हैं एक साथ, तो उनमें से क्या होगा, कहीं भी वो एक हेड हो सकता है मेरे पास। एटलीस्ट हेड 1 हेड वाला केस क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे 5 बनेंगे, ठीक है। अगर मैं सोल्व करूंगा इसे तो मेरे पास ये हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 32 थे, 32 में से 6 घटाऊंगा तो 26 आउटकम्स बचे, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 26 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स है मेरे पास 32, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 13/16। 13/16 इज द आंसर। यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो 3 की जगह 13 कर लेना, ठीक है। सॉरी फॉर इट, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक हियर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कॉइन को ही मैंने 5 बार टॉस किया, एक के बाद एक, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। कम से कम 3 हेड चाहिए भाई, अब इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब इसमें क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें या तो मैं क्या करूंगा, टोटल आउटकम में से 0 हेड 1 हेड 2 हेड वाले हटा दूंगा केस, या फिर मैं क्या करूंगा, वो वाले केसेस देखूंगा जिसमें 3 हेड हो, 4 हेड हो और 5 हेड हो, और अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कॉइन को 5 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। तो मेरे पास सबसे पहले तो क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 हेड रखने हैं, कहीं भी ये 3 हेड आ सकते हैं। आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले क्या करा, 3 हेड रखे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्या आएंगे, 2 टेल्स आएंगे। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? मेरे पास क्या है, 5 स्पेसिस हैं। ठीक है, उनमें से मुझे 2 पे क्या चाहिए, टेल्स चाहिए। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? क्या ये मेरे पास 5C2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे? या फिर आप इसे इस तरीके से देखो, 5 इसे ना देखो, मैंने कहा मेरे पास क्या है, क्या क्या आ सकता है मेरे पास। टोटल मेरे पास जब मैं सिक्कों को उछालूंगा तो मेरे पास टोटल 5 हेड्स आ सकते हैं, 5 टेल्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 5 हेड्स तक, 1 2 3 4 5, कोई भी 5 हेड आ सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, या मेरे पास 5 टेल्स आ सकते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। मुझे कम से कम 3 हेड की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहूंगा 5 मेरे पास, एक टोटल कितने चूज करने हैं, 5 चूज करने हैं, उसमें से एटलीस्ट 3 हेड लिखा है। तो मुझे एक केस चाहिए जिसमें मेरे पास 3 हेड हो, एक केस चाहिए मुझे जिसमें 4 हेड हो, और एक केस चाहिए मुझे जिसमें 5 हेड हो। ये सारे के सारे टोटल काउंट किए जाएंगे। 4 हेड चूज करूंगा मैं। ठीक है, मेरे पास क्या करना है, 4 हेड चूज करना है। टोटल कितने हेड है, 5 हेड पॉसिबल है मैक्सिमम, तो इसमें से 4 चूज करूंगा, सॉरी 3 चूज करूंगा तो 5C3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 चूज करने हैं तो 5 में से मुझे 5C4 चूज करने हैं, और यहाँ पे 5 और 5 चूज करने हैं तो 5C5, ये मेरे क्या बनेंगे, टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इन सबको ऐड कर देंगे, और अगर मैं बात करूंगा टोटल केसेस कितने हैं, तो हमने देखा था यहाँ पे सिक्के को 5 बार उठा लूंगा तो टोटल आउटकम्स बनेंगे मेरे 32। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 5C3 क्या होता है, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डेट इज 2 फैक्टोरियल, प्लस, प्लस कब आता है, जब या तो ये होगा 3 हेड्स होंगे, या 4 हेड्स होंगे, या 5 हेड होंगे, इनमें से एक बार की में एक ही केस सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हम प्लस लगाते हैं, या तो ये या फिर ये या फिर ये। 5C4 क्या होगा मेरे पास, ये तो 5 होता है, पढ़ चुके हैं। 5C5 क्या होता है, ये तो 1 होता है, ये भी पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय 32। तो 10 16 भाग 32, 1/2 इज माई आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स इज 1/2। ये मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके करवाया। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, बेसिक से भी कर सकते हो, बहुत लंबा पड़ेगा, कर लेंगे। मैं आपको बेसिक से भी करके दिखाता हूं, बेसिक से कैसे करेंगे भाई। आप कहेंगे सर अपने को क्या चाहिए, एटलीस्ट 3 हेड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं वो वाले केसेस निकाल लेता हूं। ये 5 यहाँ पे थोड़ा छोटा है, एक सेकंड रुको। चलिए, ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, इन 5 स्पेसिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं टेल्स वाले केस निकाल लूं। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब क्या है, टोटल आउटकम्स में से मैं घटा दूं, जब मेरे पास टेल क्या हो, 0 हो, टेल 1 हो,
और टेल 2 हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूं। अगर मैं टेल्स पे खेल रहा हूं तो आप बताएं टेल 0 सारे के सारे मेरे हेड हो जाएं। टेल 0 वाला केस है, कितने केस बनेंगे? पांचों के पांचों पे हेड डाल देंगे तो एक केस आएगा। टेल 1 अगर मुझे एक टेल चाहिए, बाकी सारे हेड चाहिए, तो कितने केस बनेंगे? टेल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरे पास 5 केस बनेंगे। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि 5। और अगर मैं टेल्स 2 की बात करूं, मुझे क्या चाहिए? 2 टेल्स चाहिए। तो मैंने कहा 2 टेल, मुझे नहीं पता इनकी पोजीशन क्या होगी, कहां पे आएंगे। चलो मैं क्या करता हूं, एक टेल को मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, तो दूसरा टेल मेरा क्या आ सकता है? यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है और यहां पे आ सकता है। क्या 4 पोजीशंस मिलेंगी मेरे पास दूसरे टेल को? फिर मैंने जो ये वाला टेल यहां पे रखा था, मैं एक काम करता हूं, अब इस वाले टेल को यहां पे रख सकता हूं, क्योंकि यहां पे रख के तो मैंने सारे केसेस निकाल लिए। तो मेरे पास अगर फर्स्ट टेल मैंने यहां पे रखा, तो दूसरा टेल कहां पे आ सकता है? यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो मेरे पास यहां पे 3 केसेस बचेंगे। फिर मैंने इस टेल को यहां से भी हटाया, मैंने यहां पे रख दिया, तो 2 केसेस बचेंगे। फिर मेरे इस टेल को यहां से भी हटाया, यहां पे रख दिया, तो दूसरा टेल यहां पे आएगा, तो 1 केस बचेगा। क्या यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा? टोटल आउटकम से 32, 32 में से घटा लो, यहाँ पे 32 माइनस 10, 15, 16, तो ये मेरे पास बचे 16 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें मेरे पास क्या होगा? एटलीस्ट 3 हेड्स होंगे। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 16 भाग 32, और आंसर आएगा 1/2। ऐसे देख सकते हैं, ये बेसिक हो गया। लेकिन आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे बेसिक से नहीं जाना। बेसिक से जाओगे तो ये सवाल में ही अटके रह जाओगे। थोड़ा सा और एग्जामिनर ने मुश्किल बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या ये चीज समझ आ गई सबको? देखो मेरे पास क्या है, इसे इस तरीके से समझो, 5 प्लेसेस हैं मेरे पास। क्या है? 5। मुझे क्या करना है? 5 प्लेसेस पे 2 प्लेस पे क्या रखने हैं? टेल्स रखने हैं। फाइव प्लेसेस हैं, 5 प्लेस में 2 प्लेस पे टेल्स रखने हैं। तो कितने तरीके से चूज कर सकता हूं? अब चूजिंग करनी है। मैंने ये कहा कि 5 प्लेसेस पे 2 टेल्स को चूज करना है, या फिर से अगर मैं घुमा के स्टेटमेंट को कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास इन 5 प्लेसेस में से कोई से 2 प्लेस मुझे चूज करना है जहां पे टेल को रखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यही होता है। मेरे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कुछ दे रखे होते हैं बहुत सारे, उनमें से कोई 2 चीजें चूज करता हूं। मान लो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से क्या करना है? मेरे पास क्या है? n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट चूज करते हैं, तो हम कहते हैं nc2। इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास 5 प्लेस हैं, इनमें से 2 प्लेस चूज करने हैं मुझे 2 टेल्स को रखने के लिए। तो मेरे पास क्या आएगा? 5c2 आएगा। फिर मुझे एक प्लेस चाहिए तो मैं कहूंगा 5c1 आएगा। फिर मुझे 0 प्लेस चाहिए तो 5c0 भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टेल्स मुझे बता देता कितने कितने मिलेंगे। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, ऐसे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसका ही, सो डेट आपके कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बिना तुम कर ही नहीं सकते। टीचर्स मैं देखता हूं पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ा देते हैं, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कराते हैं। भाई तुम क्या पढ़ा रहे हो? ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी कोई बंदा अच्छे से कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगेगा वहीं पे परम्यूटेशन लगेगा। तो तुम वो अच्छे सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो छोड़ के जा रहे हो इसमें प्रोबेबिलिटी के, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराने के बाद कराओगे। तो हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन फर्स्ट। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कर दिया भैया, 10 कॉइन्स आर टोस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स। 4 हेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहोगे सर 10 कॉइन है, 10 अलग अलग इवेंट्स मतलब 10 अलग अलग, मेरे पास जो एक आउटकम बनेगी या जो एक इवेंट होगा उसमें 10 चीजें होंगी। ठीक है, उन 10 चीजों में से मुझे अगर 4 एग्जैक्टली हेड चाहिए तो 4 प्लेसेस पे मुझे हेड रखने पड़ेंगे। तो 10 प्लेसेस हैं, ठीक है, उन पे 4 पे हेड रखना है, तो क्या होगा? 10c2, सॉरी 10c4, ये मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल केसेस कितने बनेंगे? अगर मैं सिक्के को उछाल रहा हूं तो मेरे पास एक बार उछालने में 2 आउटकम बनते हैं, और वो 10 बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 2 की पावर 10। दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। अगला सवाल मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एट मोस्ट 3 हेड, मुझे वो प्रोबेबिलिटी बता दो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 3 हेड मिले। आप कहेंगे सर या तो एट मोस्ट 3 हेड का मतलब या तो 0 या 1 या फिर 2 या फिर 3। आप कहेंगे सर 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2। क्लियर है या नहीं है? चलें क्या आगे? ठीक है, ये हमने कॉइंस से रिलेटेड कुछ सवाल देखे, बहुत अच्छे लेवल के सवाल पे भी हम गए। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है, बहुत छोट सिंपल सवाल है ये। ठीक है, बहुत मुश्किल, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप आईआईटी के क्वेश्चंस देखेंगे ना, खड़े खड़े गिर जाएंगे। ठीक है, इतने मुश्किल सवाल थे। आईआईटी की जो बच्चे तैयारी करते हैं 2-2 साल तक पढ़ते हैं उस एग्जाम के लिए, वो भी एग्जाम में जब सवाल बनते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा पूछ लेते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाइस से रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी।